ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? पेज नंबर 144 पे थे हम, 184 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज प्लीज आ रही है? जी सर, रेशियोज पढ़ रहे थे, मेरा ख्याल है वहीं से आके चलते हैं। रिवाइज किए कुछ चीजें मैंने संडे को घर रिवाइज करने को कहा, इसलिए आज थके थके ऐसे लग रहे हैं। चले सर, 5 फार्मूले पढ़े थे हमने, तो जरा वहीं से एक नजर रिवाइज करके आगे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, एक एक नजर इंटरप्रिटेशन पढ़ते जाए साहब। करंट रेशियो का फॉर्मूला, आंसर रुपीस में आता है टाइम्स में, इंटरप्रिटेशन पढ़े। एसेट टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। रेशियो नंबर 2 और 3 दोनों की इंटरप्रिटेशन देख के डिफरेंस बताएं। नेक्स्ट 12 मंथ्स में हम अपनी करंट लायबिलिटी सेटल कर सकते हैं या नहीं, ये देखने के लिए करंट रेशियो है, और इमीडिएटली सेटलमेंट हो सकती है नहीं, उसके लिए फिर क्विक रेशियो। नेक्स्ट पेज, इन्वेंटरी टर्नओवर, cost of sales divided by higher the better, lower the better, higher due to more sales rather than lower stock, पढ़ लें इंटरप्रिटेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा आ गए सर, हंसना है जरा भाई ने बात की। रेशियो नंबर 5, रेशियो नंबर 5, जज़ाकल्लाह बेटा। वैसे काश आपने दुआ के एंगल से कहा होता, अपने ऐसे ही डिस्कस करने के लिए मुझे कहा, जज़ाकल्लाह, आपने दुआ दी मुझे। इन्वेंटरी टर्नओवर की इंटरप्रिटेशन पढ़े, अपने लफ्जों में बताएं। इन्वेंटरी टर्नओवर, सॉरी पीरियड, इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड क्या बताता है? जल्दी से जल्दी सारी चीजें बिकेंगी तो प्रॉफिट होगा। चीजें खरीदना ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन खरीद के रख लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक बेचेंगे नहीं प्रॉफिट नहीं होगा। चीजें बेचने से प्रॉफिट होगा या रखने से? जल्दी बिकेंगी इंशाल्लाह, और आएंगी और बिकेंगी, टर्नओवर ज्यादा होगा इंशाल्लाह, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर डेज देखने हो तो फॉर्मूला वही है नंबर 4 वाला, लेकिन उसे रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखें? एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365, आंसर फिर डेज में आएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल सफिशिएंटली बात होगी। मैं इस वक्त कर ही रहा हूँ कि फार्मूला आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ उसके इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब क्वेश्चन में चलेंगे तो और डिटेल में बात होनी है। इनिशियली काइंडली फार्मूला जरा थोड़ा सा जहन में सेट करें,
और कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन जहन में रखने की कोशिश करें। बहरहाल मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन रह गई होगी। चले सर जी, जिस हमने रेशो नंबर 4 और 5 में कुछ इन्वेंट्रीज की बात की है, इसी तरह रेशो नंबर 6 और 7 में कुछ डेटर्स की तरफ हम जा रहे हैं। डेटर्स का मीनिंग होता है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब होता है पैसे अभी मिलने हैं, पैसे मिलने हैं। और डेटर्स मीन सेल्स रिसीवेबल। सेल हो गई है, पैसे नहीं मिले, तो क्रेडिट सेल से रिलेटेड कुछ रिसीवेबल रह जाता है। हाँ, रेशो नंबर 6 का फॉर्मूला पढ़ना। वर्ड्स लिखे हुए डेटर्स टर्नओवर में नेट क्रेडिट सेल। नेट का यहाँ मीनिंग है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लें, सेल माइनस सेल रिटर्न्स, सेल माइनस सेल रिटर्न। डेटर्स की क्योंकि बात हो रही है, इसलिए सिर्फ क्रेडिट सेल है। अगर क्वेश्चन में कैश सेल भी हो और क्रेडिट सेल भी हो तो आप सिर्फ क्रेडिट सेल उठाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल हो और ब्रेकअप ना पता हो तो नॉर्मली बिजनेसेस में क्रेडिट सेल ही अज्यूम करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो सारी सेल को एज इट इज क्रेडिट सेल समझेंगे। अगर ब्रेकअप मिल जाए तो सिर्फ क्रेडिट सेल ही उठाएंगे, और अगर सेल रिटर्न्स मिल जाए तो नेट करके उठाएंगे। सही है? अब नेट सेल्स का या नेट क्रेडिट सेल्स का कंपैरिजन हो रहा है एवरेज ट्रेड डेटर्स। जहां जहां भी एवरेज वर्ड आएगा वो हम नंबर रेशो 4 में ऊपर जाएगा, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर पिछले साल का भी डाटा है और करंट ईयर का भी डाटा है तो ओपनिंग डेटर्स उठाएंगे, ओपनिंग डेटर्स उठाएंगे प्लस क्लोजिंग डेटर्स कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। लेकिन अगर ओपनिंग इंफॉर्मेशन ही ना हुई तो क्लोजिंग को एज इट इज एवरेज समझ लें। एज इट इज कंपैरिजन भी जरा फोकस किया था। एज इट इज मींस विदाउट डिवीजन। डिवाइड बाय 2 कब करेंगे? अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो, और अगर सिर्फ क्लोजिंग है तो एज इट इज एवरेज लेंगे। और ये वाली इंशाल्लाह बहस कोई नहीं है कि सिर्फ ओपनिंग हो। आप जिस साल के एंड पे वर्किंग कर रहे होंगे उस साल के एंड का डाटा इंशाल्लाह जरूर अवेलेबल होगा। ठीक है? अब इस फॉर्मूले से पता क्या चलेगा? फॉर्मूला जरा एक दफा दोबारा देखकर बोल रहे हैं आप। सपोज एक कंपनी है, फुल कंसिडरेशन। अच्छा, हर रेशो को इंटरप्रेट करने का अपना अपना तरीका होता है, तो कैसे इसे सोचना है मैं साथ रहेगा। नेट क्रेडिट सेल है, लेट्स अज्यूम कंपनी की 12 लाख और एवरेज ट्रेड डेटर्स की फिगर है 7 लाख। एक बार पहले सॉल्व कीजिएगा, आंसर बताएं। 1.7। बस पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स पे हमने जाना है, और उसके साथ फिर ये बोलना जरूरी है कि ये डेज हैं, रुपीज हैं, परसेंटेज है, क्या है, ये टाइम्स है। अब इन टाइम्स का मीनिंग क्या है वो मैं बताता हूँ। आप जरा एक कंपनी बी के साथ कंपैरिजन के लिए रखना है। लेट्स अज्यूम अनदर कंपनी हैज अ सेल ऑफ 12 लाख, क्रेडिट सेल ऑफ, लेकिन सपोज उसके डेटर्स हैं 70,000। सॉल्व करिए। 17.14 टाइम्स। लिखने से पहले जरा बात समझ लीजिएगा, फॉर्मूला जरा सामने रख लीजिएगा। 12 लाख मैंने क्या अज्यूम किया? क्रेडिट सेल, सेल फॉर द पीरियड। कंपनी ए को अगर देखें तो 12 लाख की सेल है। बेस में क्या है? रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल है। क्लोजिंग है, एवरेज है। इन अदर वर्ड्स 12 लाख की चीजें बेची हैं और कंपनी ए में 7 लाख रिसीवेबल रह गया है। मिल गया है, रह गया है? कितने की सेल हुई है? कितना रिसीवेबल रह गया है? सही बोल रहा हूं? देयरफॉर कितना मिल गया है? 5 लाख। 12 लाख क्या है? क्रेडिट सेल। 7 लाख क्या है? रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल। रिसीवेबल है, रह गया है, मिल गया? कितने में से कितना रह गया? तो देयरफॉर अप्रोक्सीमेटली कितना मिल गया? कंपनी बी देखें, कितनी सेल है, कितना मिल गया, कितना रह गया? कितना रह गया है? 70,000 रह गया। रह गया, मिल गया? रह गया। कितने में से कितना रह गया? ऐसे ही है ना यार, ऐसे ही है, सीधी सी बात है। 12 लाख सेल है, 70,000 रिसीवेबल है। कैलकुलेट कर लेकर करना, कितना मिल गया होगा? 11,30,000। 11,30,000। दोनों की सेल सेम है,
इसने ज्यादा रिसीव कर लिया है कंपनी बी ने। कौन सी कंपनी बेहतर है? कंपनी ए। क्या चीजें क्रेडिट पे बिकनी चाहिए? बिकनी चाहिए, ठीक है, मजबूरी होती है। देखिए आइडियल तो ये है कि चीजें हमेशा कैश पे बिके, चीज बगड़ा ही पैसे ले ली। लेकिन इस सिचुएशन में बहुत से वो कस्टमर्स जो इमीडिएटली कैश नहीं दे सकते, वो फिर किसी और से चीजें ले लेंगे, क्योंकि नॉर्मली मार्केट्स में क्रेडिट पे चीजें बेची जाती हैं। हम अगर क्रेडिट पे नहीं चीजें देंगे, लोग हमसे खरीदने की बजाय किसी और के पास चले जाएंगे। उससे क्या होगा? हमारा सेल्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, सेल वॉल्यूम कम होने से हमारी सेल कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मजबूरन क्रेडिट पे चीजें बेचनी तो पड़ती हैं, लेकिन फिर इंश्योर ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी पैसे मिल जाए। आपने अगर अपने खर्चे करने हैं तो आपको अपने खर्चों के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। तो बेहतरीन तरीका क्या अपने खर्चे करने का? जो चीजें बेची हैं उनके पैसे आए और उनसे अपने पैसों से अपने एक्सपेंडिचर करें। अगर अपने पैसे टाइम पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? बैंकों से लोन लेने पड़ेंगे, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। तो क्या पैसे जल्दी रिसीव होने चाहिए? जल्दी से जल्दी होने चाहिए। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कैश सेल होगा, लेकिन कैश सेल का ड्रॉबैक क्या है? सेल कम हो जाएगी। क्रेडिट पे चीजें बेची तो जाती हैं, लेकिन इंश्योर ये करना है कि पैसे कस्टमर से टाइमली मिल जाए। सॉरी सर, एक मिनट ब्रेक। जी सर, एक सेकंड जरा दोबारा कर ली। कंपनी ए के एंगल से अगर देखें 12 लाख में से कितना मिल गया? नहीं यार, मिला नहीं है। 12 लाख में से रिसीवेबल रह गया 7 लाख, और 12 लाख में से कंपनी बी का 70,000 रिसीवेबल रहे। डिफरेंस जो इनपे बनता है वो रसीद है। तो हायर रसीद बेटर है या लो रसीद? पैसे ज्यादा किसने कलेक्ट किए हैं? वो ए ने। कितने कलेक्ट किए हैं? 11 लाख 30 हजार अगेंस्ट 5 लाख। तो क्या ये रेशो टाइम्स में ज्यादा होनी चाहिए? टाइम्स में अगर ये रेशो ज्यादा होगी तो उसका मीनिंग क्या होगा? हम जल्दी पैसे ले रहे हैं, जल्दी पैसे ले रहे हैं। अगर हमारा आंसर टाइम्स में ज्यादा होगा तो इसका मीनिंग होगा कि हम जल्दी पैसे ले रहे हैं। लेकिन इसी को एक सेकंड नंबर 7 के साथ फाइनल करना पहले, फिर इकट्ठा आप लोग ये फिगर सारी लिख लीजिएगा। एक मिनट, नंबर 7 में जाए। फॉर्मूला उलट हो रहा है नंबर 7 में, जरा देखो क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है। लेकिन उलट करके 365 का मल्टीप्लाई हुआ तो एक सेकंड इसकी इंटरप्रिटेशन में है। नाम बन जाएगा इसका डेटर्स टर्नओवर पीरियड या कलेक्शन पीरियड। डेटर्स से कलेक्शन क्या पीरियड? इंटरप्रिटेशन में पहली लाइन पढ़ो, नंबर ऑफ डेज कंपनी टेक्स बिटवीन डेट ऑफ सेल एंड रिसीट ऑफ कैश। ऊपर जरा नंबर 5 में जाए। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड क्या बताता है? फुल कंसंट्रेशन गेम, बहुत हाई लेवल पे चल जानी है। चीजें खरीदने से लेके बेचने तक जो दिन लगते हैं वो तो है इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। नीचे है 7 में, चीजें बेचने से लेके पैसे मिलने तक जो दिन लगते हैं वो डेटर टर्नओवर पीरियड है। तो अगर हम इसी डाटा से ए और बी के एंगल से ये कैलकुलेट करना चाहें कि ए कंपनी और बी कंपनी कितने दिनों में पैसे रिसीव कर लेती है, तो आपके ख्याल में हायर बेटर होगा या लोअर बेटर होगा? मतलब फिगर्स कैसे सॉल्व करो? कंपनी ए की फिगर्स कैसे आ जाएंगी?
7 लाख डिवाइड बाय, कैलकुलेटर पकड़े, into 365, 212.9291, राउंड ऑफ कीजिएगा। अब 365 से अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 7 पे डेज आ गए। कंपनी बी करें, 70,000 डिवाइड बाय 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 365, आंसर है approximately 21.29 days। नंबर 7 की इंटरप्रिटेशन की पहली लाइन दोबारा पढ़ें। द नंबर ऑफ डेज कंपनी टेक्स बिटवीन, कब से कब तक, सेल से रसीद तक के दिन। अब बोर्ड पे देखें, कंपनी ए सेल के बाद कितने दिनों में पैसे ले रही है, 212 दिन। कितने दिनों का गैप किसमें है, सेल और पैसे मिलने में 212 दिन का गैप है। तकरीबन ये 7 महीने बनते हैं। एक महीने में अगर अप्रोक्सीमेटली 30 डेज लगा लें तो लिखे जरा कैलकुलेटर पे 30 into 7, 7 महीनों से भी ज्यादा। लगता है चीजें बेचने के बाद भूल जाते हैं। इन 7 मंथ्स में अपने एम्प्लॉइज को सैलरी, अपने बिल, अपने खर्चे कैसे पूरे करते होंगे हम। अपने पैसे तो बहुत लेट आ रहे हैं। कंपनी बी देखें, कंपनी बी कितने दिनों में पैसे ले रही है, तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग कौन सी कंपनी बेहतर है, हायर द बेटर डेफिनेटली नहीं है, लोअर द बेटर है। लेकिन अब लोअर को जरा फाइनल सुना जरा। अब लोअर द बेटर का मतलब बेटा फिर ये बनेगा कि फिर होनी कैसे चाहिए। लोअर द बेटर मींस फिर बेस्ट तो ये है चीजें दी और पैसे ले लिए तो ठीक है। लेकिन कैश सेल का प्रॉब्लम मैंने अभी थोड़ा पहले बताया। असल में फाइनल वर्ड्स हमारे ये हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए तो हम ये कह देंगे कि कंपनी बी ने जल्दी पैसे लिए हैं, देयरफॉर अच्छी बात है। लेकिन फाइनल डिसीजन होना चाहिए क्रेडिट टर्म्स के साथ। जब भी आप किसी कस्टमर को क्रेडिट पे चीजें बेचते हैं तो उससे एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट में फिर दिन डिसाइड होते हैं, 15 दिन बाद पैसे मिलने हैं, 20 बाद, 30 बाद, वगैरह वगैरह। तो फाइनल इवैल्यूएशन जब भी आपने कभी करनी है तो आपने फिर ये देखना है कि क्रेडिट पीरियड एग्रीड कितना था, और कोशिश ये होनी चाहिए कि उस क्रेडिट पीरियड के अंदर अंदर पैसे ले लिए जाए। मसलन कंपैरेटिवली स्पीकिंग कंपनी बी ने पैसे जल्दी लिए, लेकिन देन अगर क्वेश्चन में आपको ये पता चले कि कंपनी बी ने 15 दिनों में पैसे लेने का एग्रीमेंट किया हुआ था, तो कंपैरेटिवली तो कंपनी बी ठीक है, लेकिन क्या स्टिल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो पैसे क्रेडिट सेल के बाद कब लेने चाहिए, टाइम पे ले लेने चाहिए, टाइम से ज्यादा ना जाए, आगे ना जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 डेज एग्रीड है तो 30th डे पे मैक्सिमम पैसे मिल जाने चाहिए। अगर उससे ज्यादा डिले करेंगे तो इसका मतलब फिर आपका कलेक्शन प्रोसीजर सही नहीं। आपको अपने कलेक्शन पीरियड प्रोसीजर्स को ठीक करना चाहिए। अगर किसी कस्टमर से 30 डेज एग्री हैं तो 30th डे पे कम से कम उसे जरूर याद करवा देना चाहिए कि मेरे पैसे ड्यू हो गए। बल्कि 30th डे पे नहीं, शायद कुछ दिन पहले याद दहानी शुरू करनी चाहिए, ड्यू डेट आ रही है, ड्यू डेट आ रही है। क्या लोगों को ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने किसके पैसे कब कब देने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मास्टर में मेरे जैसे लोग जरा ज्यादा हैं जिन्हें याद नहीं रहता कि किस किस के पैसे देने हैं, याद नहीं रहता या देना नहीं चाहते। मेरे जैसे लोगों को आप देखते रहते होंगे, आप जैसे लोग बड़े रेयर हैं कि जिन्हें हर वक्त ये टेंशन होती है कि मेरी ड्यू डेट्स आ रही हैं, मैंने पेमेंट्स करनी है। आप जैसे नेक लोग ये तो भूल जाते हैं कि मैंने पैसे किस किस से लेने। हर वक्त आपके जहन पे ये होता है कि मेरी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं तो वो कहीं अनफुलफिल्ड ना रह जाए। क्योंकि देखें आपके साथ रह रहे कि मैंने सीखा ये कि जिंदगी टेम्परेरी है, नहीं हकीकत है। मतलब लाइबिलिटीज यहाँ से लेके निकल के साथ तो वहां कहाँ देते फिरेंगे। तो आप जैसे लोग तो वैसे पैसे पता नहीं क्रेडिट पे चीजें खरीदेंगे भी कभी नहीं, लेकिन अगर कभी ले भी लें तो क्या अपने पैसे जो मिलने होते हैं उसकी टेंशन होनी चाहिए या ज्यादा उसकी होनी चाहिए जो पैसे देने हैं। तो मेरे जैसे लोगों को इग्नोर कर दें। नॉर्मल लोग आप लोग हैं, आपका दिल क्या करता है, क्या लोगों को पैसे टाइम पे दे देने चाहिए, और अगर लोग ना दें तो हमें तो देने चाहिए। सीधी सी बात है। किसकी टेंशन ज्यादा लेनी चाहिए, पैसे लेने की
लेने की या देने की? सीधी सी बात है, जो आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बहरहाल मेरी बातें अजीब ही हैं, मुझे भी सही समझ नहीं आएगी ये लेकिन आपको सही समझ आ गई। मैं सर मेरे कॉल ऑफ फेल में तजाद है ना, तो इसलिए बात बनी नहीं। सीधी सी बात है, तो काइंडली 6 और 7 के साथ जरा नोट कर लीजिएगा क्या बात हो। सच सच वही है जो दिल कह रहा है। आप लिख रहे हैं, हमने लिख तो नहीं दिया। ये टाइम्स वाला 6 के साथ लिखें और डेज वाला 7 के साथ लिखें, फिर मैं से अभी कंक्लूड करता हूँ। जी फैसल, बात आपकी सही है, जिंदगी में टेंशन से बेटा है यार। पेपर नजदीक आ रहे हैं, टेंशन तो है। मेरी सजेशन ये है कि अपनी बेस्ट एफर्ट करें, और जब कभी बेस्ट एफर्ट कर लें तो फिर रब पे छोड़ दें। बेस्ट एफर्ट मींस बस क्या है, ये जरा सही डिसाइड करें। जब आप अपनी परफॉर्मेंस से मुतमिन हो कि मौला मैं जो कर सकता था मैंने अपनी कोशिश कर ली है, तो उसके बाद फिर बाकी रिजल्ट जो है वो रब पे छोड़ देना चाहिए। तो ये फजूल में टेंशन भी लेके अगर आप पेपर में जाएंगे तो उससे भी परफॉर्मेंस खराब होती है। हमारे बस में क्या है, हम बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, रिजल्ट रब पे छोड़, मौला बाकी तेरे वाले। मौला मैंने तैयारी कर ली है, अब मैं एग्जाम हॉल के लिए निकलने लगा हूँ, कहीं मैं रास्ते में ना रह जाऊँ, कहीं मेरी बाइक खराब ना हो जाए। इस चक्कर में पड़ जाएंगे तो एग्जाम हॉल तक भी पता नहीं पहुंच सकेंगे नहीं, अल्लाह मालिक। ये कहना ही पड़ता है, लेकिन किस काम के बाद ये कहना चाहिए, क्या ख्याल? जब रिजल्ट्स को हम समझते कि हम कंट्रोल कर लेंगे तो फिर टेंशन होती है। जी वेटिंग फ्रॉम साइड लिखिए, आइए जरा बुक से पढ़ने पर 2 लाइनें फिर ब्रेक करते हैं। पॉइंट नंबर 6 की इंटरप्रिटेशन, हायर द बेटर लोअर द बेटर। यहां तक हमने कह तो दिए, इससे क्या पता चलता है, हम सामने रखें जरा टाइम्स। इट सिग्निफाइज स्पीडी एंड इफेक्टिव कलेक्शन। 17.14 टाइम्स बेहतर है या 1.71 टाइम्स बेहतर है? तो हायर द बेटर क्यों? इसका मीनिंग होगा ज्यादा पैसे आ गए, जल्दी पैसे ले लिए सर, ये ज्यादा बेहतर है। नंबर 7 में द नंबर ऑफ डेज कंपनी टेक्स बिटवीन डेट ऑफ सेल एंड रिसीट, यूजुअली टाइम पीरियड शुड नॉट एक्सीड 3 मंथ्स। अब फाइनल कंक्लूजन सुन रहे हैं। आम हालात में 3 महीने से क्रेडिट ज्यादा देना तो बिल्कुल ही एबनॉर्मलिटी है। नॉर्म क्या है, नॉर्म क्या है? जिस तरह पिछला पेज देखा था, रेशियो नंबर 2 और 3 में भी एक नॉर्म आया था। मार्केट में, इंडस्ट्री में 3 जिस तरह आया था कि 2:1 रेशियो करंट में और 1:1 क्विक रेशियो में, इसी तरह क्रेडिट पीरियड 3 मंथ से ज्यादा तो देना बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन। मैक्सिमम पीरियड कितना दिया जाता है? नॉर्मल वैसे होता है शायद 1 महीना, 15-20 दिन। कहां से अगर आगे जा रहे हैं वो तो फिर बहुत ज्यादा ही है। However, last sentence important है। Final evaluation is made in with respect to is made in terms of credit policy of the company. Credit policy से मुराद टाइम पीरियड ब्रैकेट में लिखना जरा, टाइम पीरियड एग्रीड विद कस्टमर्स, टाइम पीरियड एग्रीड विद कस्टमर्स। अपनी परफॉर्मेंस का फाइनल डिसीजन होना चाहिए टाइम पीरियड के साथ, उस टाइम पीरियड के साथ जो कस्टमर्स के साथ एग्री किया हुआ। मसलन बताएं 30 दिन में पैसे लेना अच्छा है? नहीं, आइसोलेशन में नहीं हम कह सकते। अगर फॉर एग्जांपल 20 डेज एग्रीड थे और 30 दिनों में आप ले रहे हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर 35 दिनों में एग्रीड था
और लोगों से आपने 30 डेज में निकलवा लिए, कोई अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दे दी है, फिर उसके तरीके भी आते हैं इंशाल्लाह। तो अगर या 30th को ले लिए तो 30 डेज अलाउड है, 30th डे पे ले लिए तो ठीक परफॉर्मेंस है। तो फाइनल डिसीजन के क्या हमने टाइम पे पैसे ले लिए या नहीं, ये किसके साथ देखने चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी मींस जो टाइम पीरियड एग्री हुआ है कस्टमर्स के साथ उसको सामने रख के फाइनल डिसीजन होना। एनी कंफ्यूजन? चले बाकी फिर मेरे ख्याल ब्रेक के बाद शुरू कर लेते हैं, 4 ब्रेक इकट्ठे होने की कोशिश करें। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
स्टार्ट करने से आ जाए प्लीज आ जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स वापस आ गए। जी सर, रेशियो नंबर 7 तक बात समझ आ गई। क्रेडिट सेल कर देनी चाहिए, लेकिन क्या इंश्योर करना चाहिए? क्रेडिट सेल क्यों करनी पड़ती है? ताकि सेल कम ना हो जाए, कैश सेल के चक्करों में कहीं सेल ही कम ना हो जाए। कौन से लोग आपसे चीजें खरीदना बंद कर देंगे? वो लोग जो कैश साथ ही नहीं दे सकते। तो क्रेडिट पे बेचना तो पड़ता है, लेकिन इंश्योर क्या करें कि जितने दिन एग्री हुए हैं उतने दिनों में पैसे मिल जाए, उससे लेट ना हो। ठीक है, ये जिशान एक मिनट ऊपर ही जी। रेशियो नंबर 8 और 9 पे आता है। 8 और 9 में बेटा क्रेडिटर्स की बहस हो रही है। क्रेडिटर्स का मतलब है चीजें खरीदी हैं, पैसे नहीं दिए, पेबल्स हैं, पेबल्स। तो क्रेडिटर टर्नओवर उसी तरह जिसका ऊपर बैठ रहा है, नीचे लिखा हुआ है 9 में क्रेडिटर टर्नओवर पीरियड। क्रेडिटर टर्नओवर पीरियड के साथ नीचे ब्रैकेट में लिखें जहां नाम लिखा हुआ पेमेंट पीरियड। जहां नंबर 9 लिखा हुआ नाम, उसके साथ ब्रैकेट में लिखें पेमेंट पीरियड। जिस तरह ऊपर रेशियो नंबर 7 में लिखा हुआ है कलेक्शन पीरियड। चलो मकड़ी देखते हैं। रेशियो नंबर 8 का फॉर्मूला पढ़ना शुरू करें। क्रेडिट टर्नओवर, नेट क्रेडिट परचेज। नेट का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न डिवाइडेड बाय एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अगर ओपनिंग ना हुआ क्लोजिंग ही एवरेज बन जाएगा। आंसर टाइम्स में आएगा। नंबर 9 का भी पहले फॉर्मूला पढ़ना है, बाकी इंटरप्रिटेशन वगैरह मैं समझाता हूँ। एवरेज क्रेडिटर्स उलट हो रहा है, डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365। वंस अगेन जो मैंने ऊपर सेल्स के एंगल से बताया था, अगर तो इन्फॉर्मेशन है कि कैश परचेज कितनी है और क्रेडिट परचेज, तो इन फार्मूलाज में सिर्फ क्रेडिट परचेज ही लेनी है। लेकिन अगर सिर्फ परचेज हुई और ब्रेकअप ना हुआ तो वी अज्यूम सारी परचेज भी और सारी सेल भी क्रेडिट पे। बाय डिफॉल्ट सेल परचेज क्रेडिट पे होगी अनलेस हमें इंफॉर्मेशन हो। और अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो रेशियो नंबर 6 और 7 में सिर्फ क्रेडिट सेल लेंगे, और 9 और 8 और 9 सॉरी में सिर्फ क्रेडिट परचेज लेंगे। तो ये जो मैं बातें साथ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इन्हें थोड़ा थोड़ा जरा रिटेन रखिएगा, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। अब आ जाए जरा समझने के लिए 3 सिनेरियोज बना रहा हूँ। रेशियो नंबर 8 और 9 की इकट्ठी बात करता हूँ। सपोज 3 सप्लायर्स हैं हमारे, 3 क्रेडिटर्स हैं ए बी एंड सी। आपने फॉर्मूला फोकस रखना। मैं जब फिगर्स लिख रहा हूँ उनके नाम बताना। 90,000 बताया मैंने, क्या लिखा? 8 देख ले पहले, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय क्या होना है, लेट्स से हम 10,000 के क्रेडिटर्स हैं।
कंपनी बी की फिगर्स हैं, सपोज 90,000 परचेजेस हैं, 70,000 क्रेडिटर्स हैं, पेबल्स हैं। कंपनी सी है 90,000 पेबल्स हैं, सॉरी 90,000 परचेजेस हैं और 150,000 पेबल्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। कैलकुलेटर पकड़े, कंसंट्रेट कीजिएगा यार, कंसंट्रेट करें, कैलकुलेशन करें प्लीज। मैं रेशियो नंबर पहले 8 की फिगर्स लिख रहा हूँ, 9 टाइम्स 1.29 टाइम्स 0.6 टाइम्स 0.6 टाइम्स। अब जरा फिगर्स का मीनिंग जरा सुनो। कंपनी ए 90,000 की गुड्स खरीदी थी, 10,000 पेबल रह गया है। कितना पे कर दिया होगा? 80,000 पे कर दिया। इसका क्या मतलब होता है? पैसे दे दिए, देने, परचेजेस, चीजें खरीद ली हैं, 90,000 की खरीदनी है, 10,000 पेबल रह गया है। कितने पैसे दे दिए होंगे? सिनेरियो बी, परचेजेस कितनी है, कितना रह गया है, कितना पे किया होगा। सिनेरियो सी गौर से जरा देखना, परचेजेस कितनी थी, पेबल कितना है, 150। बिलीव योर आइज। नहीं मैं बात, यही तो देखने वाला था। परचेजेस क्या है, 90, पेबल कितना रह गया, ठीक है सो, ठीक है सो। इस साल की तो बात ही छोड़े, 90,000 तो इस साल के देने ही देने हैं। लगता है 60,000 पिछला भी रहता है। बेस्ट बता दें, मासूम लोग हैं आप। पैसे देने हैं, लेने हैं, देने हैं। क्या लोगों को पैसे जल्दी दे देने चाहिए? और जाने तो यार, खुदा का नाम लो, लोगों ने पैसों का क्या करना? पैसे तो आने जाने वाली चीज है। और दुनिया है, धोखा, क्या हो गया? उन्हीं की जल्दी दे देंगे, हमको भागे जा रहे हैं। सिनेरियो ए बेहतर है, बी या सी? सी में क्या मसला? दे देंगे क्या हो गया? अल्लाह माफ करे, मरने लगे क्या हो गया? नहीं ये क्लियर है, देने हैं। तो कितने दिए सी में? क्या जल्दी पैसे दें, लेट दें? हैं? अगर जल्दी देने तो फिर कैश परचेज करें। अगर पैसे जल्दी देने थे तो बेस्ट क्या था, चीजें लें, पैसे दें। तो क्रेडिट में चीजें क्यों नहीं? पैसे जल्दी दें, लेट दें? जल्दी दें, लेट दें। रेशो नंबर 9 पे 1 मिनट आ जाए तो मसला फंस गया। आज हमारी अकाउंटिंग और इंसानियत कंफ्लिक्ट में आ गई। तो रेशो नंबर 9 फार्मूला बोले के, फार्मूला फिगर्स उलट हो जाएंगे बाद में, आप लिखिएगा, पहले पूरी बात समझ लीजिएगा। 10,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी एक मिनट, $10,000 एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय 365। आंसर बताइए। 40.56 डेज। अब डेज क्यों बोलना शुरू कर देता हूँ? डेज से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो फाइनली आंसर आप डेज में आ गए। नंबर 9 में जाए, उसकी इंटरप्रिटेशन की पहली लाइन बस पढ़े। इन हाउ मेनी डेज पेमेंट इज मेड टू क्रेडिटर्स आफ्टर परचेज। रेशो नंबर 5, 7 और 9 की इंटरप्रिटेशन जरा पहले मेरे साथ फाइनल करें। 5 पे जाए, 5 हिम्मत। अब यहाँ से ना, ठीक है इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, लेकिन बेहतर ये कि हम जरा अपने लफ्जों में से ट्रांसलेट कर रहे हैं।
नंबर 5 की इंटरप्रिटेशन का मीनिंग है खरीदने से लेके बेचने तक के दिन। रेशो नंबर 7, बेचने से लेके पैसे मिलने तक के दिन। नंबर 9, खरीदने से लेके पैसे देने तक के दिन कहलाते हैं क्रेडिट डेज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 40 डेज? अगर आज चीजें खरीदी हैं तो 40 दिन बाद अप्रोक्सीमेटली पैसे देते हैं। कंपनी बी की वर्किंग करें, 70,000 डिवाइड बाय 90,000 into 365, आंसर 283.89 डेज। इंटरप्रिटेशन बोले जिसका मैंने अभी बताई है, आज परचेज हुई है तो अप्रोक्सीमेटली एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो तकरीबन 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 गेम 9 महीनों से आगे गई हुई है, तकरीबन 9.5 महीने। 270 दिन बनेंगे 9 महीनों में, 30 अरब 9, पूरे 10 महीनों में 300 बनेंगे, तकरीबन में दरमियान में कहीं है 9.5 महीने अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, इसको ना मंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए भी बात होगी तो भी करते हैं। 70,000 लिखें, डिवाइड बाय 90,000 करें, मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट रुके जरा, एक साल में 365 दिन है। अगर मंथली वर्किंग करनी हो तो मल्टीप्लाइड 365 की जगह 12 कर देंगे आप, तो एक मिनट कीजिएगा 12 अप्रोक्सीमेटली। अब ये 9.5 से थोड़े से कम दिन, एक आध दिन कम लग रहा है, तो 9.5 से पीछे आ रहा होगा आंसर, थोड़ा पीछे होगा। एक और तरीका ये भी होता है, एक साल में ये वीकली वर्किंग भी हो जाती है। एक साल में कितने वीक्स होते हैं? आपके लिए शायद कोई नई बात हो ये, हर महीने में अप्रोक्सीमेटली 4, लेकिन कुछ कुछ महीने ऐसे भी आते हैं जिसमें 31 डेज की वजह से समटाइम 5 हफ्ते हो जाते हैं। तो ऑन एवरेज पूरे साल में 52 वीक्स अज्यूम होते हैं। वैसे तो 12 को जरा 4 से ضرب दें, 12 के 12 महीने, हर महीने में अप्रोक्सीमेटली 4 हफ्ते, लेकिन 28 दिन बनेंगे 4 हफ्तों में। 30 का महीना भी होता है, 31 का भी हो जाता है, फरवरी वाला 28 का भी रह जाता है। तो ऑन एवरेज ये अज्यूम किया जाता है कि हर साल में तकरीबन 52 वीक्स, एक मिनट लिखें, 12 को 52 से मल्टीप्लाई करें, 12 52 नहीं सॉरी मैंने क्या करवा दिया, 12 महीने, हर महीने में 4 हफ्ते, मल्टीप्लाइड बाय 4, सॉरी 12 into 48 वीक्स है ना, लेकिन 48 वीक्स के अगर डेज बनाने हैं, इसका करें ऑपोजिट करें, 365 लिखो, 365 के डेज हर हफ्ते में कितने दिन होता है? 7 फाइनल रखें, डिवाइड बाय 7 करें, तो ये असल में 52 पॉइंट समथिंग है। असल में कोई लीप ईयर्स वगैरह भी, और ऑन एवरेज मिला के आपने क्या क्या ज़हन में रखना है, लेट मी रिपीट। डेज अगर है तो कितने हैं? 365, मंथ्स है तो 12, और वीक्स अप्रोक्सीमेटली 52 ज़हन रखें। तो अगर इसी वर्किंग को 365 में किया जा रहा है तो डेज में आंसर आएगा। इसी को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 365 की जगह 12 कर देंगे तो मंथ्स आ जाएंगे, और अगर 52 कर देंगे किसकी जगह भैया, 365 की जगह 52 कर देंगे तो वीक्स में भी आंसर आ जाता है। बाय डिफॉल्ट आपने डेज ही ज़हन में रखने हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिवली जो मैंने बात की है इसका पता होना चाहिए, लिखा हुआ है, इसको लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है। ये समझ आ गया प्लीज? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीट करना जरा, मंथ्स में आंसर आ जाएगा, और अगर 52 से करेंगे तो वीक्स में आंसर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल डेज में चलें, और सेकंड में डेज का मतलब 283 हो गया, ठीक हो गया। लास्ट वर्किंग करें, 150 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 365, आंसर 608.33 डेज। तो अब ये 608 डेज का मीनिंग क्या बना है? अगर आज परचेज करते हैं तो 2 तो ना कहीं यार, इतने भी जालिम हम नहीं है, 2 हो जाएंगे तो वो तो 365 into 2 700 से ज्यादा चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने भी बुरे नहीं हैं, तो तकरीबन 608 दिनों बाद पैसे देते हैं, तो कोई मसला नहीं। नहीं, अब मैंने ये वर्किंग आपके सामने दोनों इसलिए रखी हैं कि अब जरा यहाँ से सही कंक्लूड कर लिया। यहाँ से हमें जो पहली चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि ये डेज बता क्या रहे हैं। सबका पता है क्या बता रहे हैं? परचेज से लेके पेमेंट तक के दिन बता रहे हैं।
दूसरी चीज जो यहाँ से हमने समझनी हुई है कि जरा टाइम्स में आंसर देखें जरा। टाइम्स में अगर आंसर कम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हम लेट पे कर रहे हैं। हिम्मत 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 0.6 अगेंस्ट 9 टाइम्स। पॉइंट्स में अगर आंसर ज्यादा है, टाइम्स में सॉरी अगर आंसर ज्यादा है, टाइम्स में अगर आंसर ज्यादा है तो इसका मतलब हम कंपैरेटिवली जल्दी पे कर रहे हैं। और अगर टाइम्स में आंसर कम आ रहा है तो इसका मतलब हम लेट पे कर रहे हैं। हम एग्जैक्टली कितने दिनों में पे कर रहे हैं इसके लिए हमें डेज पे जाना पड़ेगा, लेकिन टाइम से हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर हम तो हमारा आंसर टाइम्स में ज्यादा है तो हम जल्दी पे कर रहे हुआ करेंगे, और वाइस वर्सा बोले अगर टाइम्स में आंसर 0.6 है, कम है कंपैरेटिवली, तो हम लेट पे कर रहे होंगे। और डेज में करने का एडवांटेज क्या है कि एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हम कितने दिनों में अप्रोक्सीमेटली पेमेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ बड़े क्योंकि पेमेंट की बात हो रही है तो आए जो मैंने कुछ डेटर्स में बातें की हैं और जो क्रेडिटर्स में की हैं इनको जरा फाइनली इकट्ठा कर लेना। क्या हमें पैसे जल्दी देने चाहिए या लेट देने चाहिए? ना लेट का आंसर यस है, ना जल्दी का आंसर यस है। लेट मी कंक्लूड प्लीज। एक मिनट क्या पैसे लेट देने चाहिए? इसका आंसर भी नो इसलिए है कि रब को हिसाब जो लेगा वो तो अलग बहस है, लेकिन इसके दुनियावी नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। लेट पैसे देने के दुनियावी नुकसान जरा शुरू करने लगा मैं। नहीं एक मिनट। नंबर 1, अगर तो ये कोई अच्छा सप्लायर है तो सी सिनेरियो सामने रख लीजिएगा, तो कोई नई परचेज तो भूल ही जाए। अब ये उससे गिला नहीं बनता कि मैंने फोन भी किया है, बार बार याद कराया, चीजें देता ही नहीं। तो ये बहस तो बिल्कुल ही ज़हन से निकाल दें कि अब इससे कुछ चीजें मिल सकती हैं। अगर अच्छा सप्लायर है, अच्छी चीजें देता है, तो इस सप्लायर को तो अब हम लूज कर देंगे। नंबर 2, अगर ये सप्लायर कोर्ट पहुंच जाए तो उसका बनता है। हम तो नहीं दे रहे, कोर्ट पहुंच जाए, केस कर दे और हमसे पैसे निकलवा ले, उसका राइट बनता है। यहाँ तक सही है। नंबर 3, अगर वो लोगों को कॉलें कर करके कहे कि भाईजान ये फलाने जो है उनको चीजें बेच के मेरी तरफ फंस ना जाइएगा, तो ये भी उसका बनता है। तो इसका भी बोल जाए, उनका बोल जाए। एट द एंड ऑफ द डे हमारी रिप्यूट खराब हो जाएगी सर। तो रेपुटेशन खराब होने से क्या होगा? बिजनेस अल्टीमेटली लोग हमें चीजें नहीं बेचेंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो वो बेचारा जो भी हमारे साथ करेगा उसका ड्यू बनता है कि वो हमारे साथ कर सकता है। ठीक है, तो इसी का ऑपोजिट देखें। यहाँ तक बात समझ आ गई? अपने जरा गिनवा दे 2-3 क्या नुकसान है लेट देने के। बोर्ड में जा सकता है, नहीं वो मैं आता हूँ, उस पर मैं आता हूँ। क्लियर हो गया कुछ? अब आ रहे हैं इधर ऑपोजिट साइड पे। क्या लोगों को जल्दी पैसे देने चाहिए? जल्दी पैसे देने के भी दुनियावी नुकसान सुनो। ठीक है सर, जल्दी भी नहीं है, असल में सही वर्ड है लोगों को टाइम पे देने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 30 डेज एग्रीड है तो 30वें दिन जाके पकड़ा देने चाहिए। 30वें दिन से पहले भी क्यों नहीं? जितने दिन आप अपने पास पैसे रखेंगे तो आप कैश में तो नहीं रखेंगे अपने पास, आप उसे इन्वेस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल आपके पास आज पैसे अवेलेबल हैं लेकिन अभी 10 दिन पड़े हैं पेमेंट के लिए, तो आज पैसे दे देंगे तो क्या एडवांटेज है? बेहतर क्या है, इन 10 दिनों में जो पैसे पड़े भी हैं इन्हें इन्वेस्ट कर दें और 10 दिनों की कोई अदर इनकम कमा लें और 10वें दिन ये पैसे निकलवाएं और कस्टमर के हवाले कर दें। तो क्या पैसे जल्दी दें या लेट दें? टाइम पे। जल्दी भी क्यों ना दें, इसे के बिजनेस वेंचर में लगा लें और पैसे कमा लें। लेकिन एक फाइनल चीज, समटाइम्स सप्लायर्स जो होते हैं ये अर्ली पेमेंट डिस्काउंट देते हैं। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट 30 दिन एग्रीड है, लेकिन साथ ही समटाइम्स डिसाइड हुआ होता है कि अगर आप 20 दिन में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे, तो फॉर एग्जांपल हम आपको 5% डिस्काउंट दे दें, तो क्या फिर अकॉर्डिंगली उस टाइम पीरियड में पैसे दे देने चाहिए? अभी भी जज्बाती ना हो, अभी भी इस डिस्काउंट की परसेंटेज को किससे कंपेयर करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज। और फाइनल डिसीजन कैसे लेना चाहिए? अगर इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज ज्यादा है तो इन्वेस्ट कर दें, कोई इशू नहीं है, आप अर्ली पेमेंट डिस्काउंट अवेल ना करें। और अगर इन्वेस्टमेंट इनकम की परसेंटेज कम है तो देन फिर क्या करना है? अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल करना है।
ये अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट सुना तो हुआ ना यार? क्या मतलब अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट? पैसे जल्दी दे देंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगी। तो लोगों को पैसे टाइम पे देने चाहिए, लेट वाली तो बात नहीं है। अनलेस अर्ली पेमेंट डिस्काउंट मिले, उस केस में जल्दी दिए जा सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम रेट एंड द अर्ली सेटलमेंट रेट। और अगर इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट इनकम की परसेंटेज ज्यादा है, तो फिर आपको टाइम पे ही देने चाहिए। और अगर सेटलमेंट डिस्काउंट की परसेंटेज ज्यादा है, तो फिर आपको जल्दी पैसे देके सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल कर लेनी चाहिए। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स क्या पैसे जल्दी देने चाहिए, लेट? टाइम पे देने चाहिए। हाँ, टाइम से पहले दिए जा सकते हैं, टाइम से पहले दिए जा सकते हैं। किसको किससे कंपेयर करके? इन्वेस्टमेंट इनकम को सेटलमेंट डिस्काउंट की वजह से जो फायदा मिलेगा उससे कंपेयर। लेट पैसे देने का शायद सवाल पैदा नहीं होता। लेट देने के नुकसान जहन में रहेंगे। क्या नुकसान है तो बोल दें। अब जो ये मैंने एंड में वर्ड्स आपके साथ बोले हैं कि डिसीजन कैसे होना, ये मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लिख भी लें, लेकिन पहले जरा ये जो टाइम्स में और डेज में हमने लिखा है, इसको जरा 8 और 9 के साथ जरा थोड़ा सा लिखने की कोशिश करना। नहीं, मैंने सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं की, किसी प्रॉफिटेबल वेंचर में लगा दो, और मसलन फॉर एग्जांपल कुछ शेयर्स खरीदने 10 दिन के लिए, तो फिर रहने दो, फिर अल्लाह पे भरोसा करके अपने पास रख लो, और हमेशा की अदर इनकम ज़हन में लाए। फिर वक्ती 10 दिन की इनकम लेके क्या करना? मोबाइल ले लूंगा, पहला है तो सही। नया नई ऐड आ गई हुई, क्या करूं? सब्र कर, सब्र का फल बैठा है। पैसे मेरी जेब में है, नई चीज आ चुकी है मार्केट में, मैं क्या करूं? आई कांट रेजिस्ट। सब्र सर, मेरे पास जमा करा दो, वापस ले लीजिएगा। अब मेरे पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, सबसे बेस्ट क्या होगा? रब को जमा करा दो, किसी नीडी पर्सन को दे दें, हमेशा के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा। परमानेंट एसेट, फिक्स नहीं, परमानेंट नॉन करंट एसेट्स विदाउट लिमिटेड यूजफुल लाइफ। रिटर्न 10%, 20% या अनलिमिटेड? 70 बेटा जो आपने कहा ना, बात आपकी सही है, लेकिन 70 ना अरबिक में मुहावरतन बोला जाता है, बेशुमार, अनलिमिटेड के लिए, जिसे हम कहते नहीं है ला महदूद सॉर्ट ऑफ, तो वो मुहावरतन वर्ड है। एक कैलकुलेशन हमारी है, एक रब की है, हमें अपनी कैलकुलेशंस पे भरोसा है। सूद से पैसे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करके देखें, लेकिन रब का फैसला है सूद से पैसे कम होते हैं, सदके से बढ़ते हैं। सदके की डबल एंट्री सुनाए लिखते लिखते। हाँ, सदका कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट। हमारी काउंटिंग कहती है कैश क्रेडिट है, कैश कम हो जाएगा। हमारी काउंटिंग एक्सपेंस डेबिट है, हमारी काउंटिंग नहीं कहती सदका डेबिट है, कैश क्रेडिट। और सदका लेने की एंट्री नहीं करा रहा। जज्बाती हो गए आप लोग, अल्लाह रहम करे यार, कमाल हो गया। सर ये सदका मतलब क्या करेंगे काउंटिंग में? कैश तो क्रेडिट होना, गुड्स देंगे गुड्स क्रेडिट होंगे, गाड़ी देंगे, किसी जरूरतमंद को मोबाइल देंगे, मोबाइल क्रेडिट हो जाएगा। तो जो देंगे वो क्रेडिट ही होना, तो डेबिट क्या करेंगे? दुनिया में तो ये करेंगे, मतलब हम क्या कर सकते हैं? कैश तो क्रेडिट होगा, हमारी काउंटिंग कहती कैश कम हो रहा है, वो तो रब कह रहा है। रब मतलब मैं वही कह रहा हूँ, हमारी काउंटिंग और कह रही है, रब का फैसला हो रहा है। मसला हमारा बस यही है, हम सही है, रब सही है। जब पैसे ज्यादा जेब में आ रहे मेरे जैसे लोगों के लिए, तो मैं समझाना शुरू कर देता हूँ, ना संभाल के रखो, जरूरत पे इस्तेमाल, जरूरत पे। रब कह रहा है जरूरतें मैंने पैदा की हैं,
नहीं आएगी इंशाल्लाह, जरूरत नहीं पड़ेगी। वंस अगेन मैं बात ना समझा सका, आपको समझ आए। आप तेज ही बढ़े, मैं समझा तो नहीं सका लेकिन आपको समझ आ गया। लेकिन आई होप ये कैश डेबिट वाली बात सही समझ आ गई। नहीं फैसल, ये किस तरह की बातें करा मेरे साथ रह गई? ना 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 ना। जी नोट कर ली सबने? पेज नंबर 184 के एंड पे जगह, उस पे जरा जो मैंने कुछ बातें की हैं ये जरा काइंडली अपने पास नोट कीजिएगा। ये पेज नंबर 184 के एंड पे काइंडली पैराग्राफ लिखिएगा। बहरहाल बीच में कुछ बातें जस्ट आपको आइडिया देने के लिए हो रही है, मेन चीज समझ आ रही है ना सही तरह? पेज नंबर 184 के एंड पे लिखिएगा, पेमेंट टू सप्लायर्स, बस करें बेटा प्लीज। पेमेंट टू सप्लायर्स should be insured on time. If however there is an early payment discount, if there is an early payment discount, then compare the discount income with investment income before making final decision. Then compare the discount income with the investment income before making final decision. एक नजर पढ़ लीजिएगा लिख के, बात पूरी समझ आ जाएगी। सप्लायर को पैसे टाइम पे देने चाहिए, पेमेंट टू सप्लायर शुड बी इंश्योर्ड ऑन टाइम, ठीक है। लेकिन अगर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ऑफर कर रहा है कौन, हम या सप्लायर? तो फिर फाइनल डिसीजन कैसे होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट इनकम और डिस्काउंट इनकम को कंपेयर करके, और डिस्काउंट कब अवेल करनी चाहिए? अगर डिस्काउंट इनकम ज्यादा, और डिस्काउंट कब अवेल नहीं करनी चाहिए? ये ठीक है पैसा इंश्योर्ड लिखा मैंने, इंश्योर्ड ऑन टाइम, पेमेंट टू सप्लायर शुड बी इंश्योर्ड, मेक श्योर कि आप टाइम पे पैसे दें। सर जो बुक पे इंटरप्रिटेशन उससे फाइनल करने रेशो नंबर 8, सीरियस नहीं है, अगर कोई बात इधर उधर मैं कर लूँ जस्ट इसलिए कि जरा दिल लगा रहे, काइंडली प्लीज साथ वालों को इग्नोर करें इस बहस। रेशो नंबर 8 फार्मूला फाइनल करें सर, क्रेडिट टर्नओवर का, जरा बोल के जरा। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरी ट्रेड क्रेडिटर्स
इंटरप्रिटेशन में द फाइनल डिसीजन अबाउट दिस रेशियो शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ आंसर ऑफ द नेक्स्ट रेशियो। पहली तो बात ये कि सही है, फाइनल डिसीजन डेज के साथ ही होता है, लेकिन एक चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। हाउएवर पढ़े आगे, इफ आंसर इन टाइम्स इज मोर देन इट मींस वी आर पेइंग क्विकली अदरवाइज लेट। देख ले जरा जो आपने लिखा, 9 मोर है या 0.6 मोर है? 9 का मीनिंग क्या था? हम जल्दी पे कर रहे होंगे कंपैरेटिवली जी। नंबर 9 में हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि पेमेंट कितने दिनों में हो रही है परचेज से लेके पेमेंट कितने दिनों में हो रही है। और फाइनली डेज शुड बी कंपेयर्ड विद द क्रेडिट पीरियड एग्रीड। इसका भी जो फाइनल डिसीजन है वो उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह डेटर डेज का हुआ। हमें अगर ये देखना है कि क्या हम पैसे टाइम पे दे रहे हैं या नहीं, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि जो सप्लायर्स के साथ दिन एग्री हुए हैं उसके साथ देखा जाए और इसको इंश्योर किया जाए कि जितने दिन एग्रीड हैं उन दिनों के फौरन बाद, मीन्स अगर 40 दिन एग्रीड है तो 40वें दिन जाके पैसे पकड़ा दें। ठीक है, अगर 30 दिन एग्रीड है 30वें दिन पकड़ा दें। उससे पहले अगर देने हैं तो सिर्फ कब देने हैं? अगर अर्ली डिस्काउंट इनकम ज्यादा। ठीक हो गया? एक नजर रिवाइज करते नजर आए 4 से लेकर 9 तक। कोई कंफ्यूजन प्लीज? अब असल प्रॉब्लम ये आना है कि हमें इनको जरा याद करने की जरूरत है। मेरा वैसे एक ओपिनियन ये है कि नंबर 4 देखें जरा, आप इस तरह करें, नंबर 4 के नीचे जितनी रेशियोज पड़ी है 5 से 9 तक उन पे कोई कैलकुलेटर वगैरह रख दें। हम जरा इसे याद करने का तरीका अडॉप्ट करते हैं। बेस्ट तरीका इसका ये है कि हम सिर्फ 4 याद कर लें और बाकी को जरा खुद से बनाने की भरपूर कोशिश करें। तो मेरे साथ जरा कोशिश कीजिएगा जरा, और जिस तरीके से मैं बताऊं प्लीज गौर से सुना। नंबर 4 का मींस एक तो कि फार्मूला याद करना ही पड़ना है। तो पहला फार्मूला बोले जरा। अब आपने पूरी कोशिश करनी है कि नीचे जितनी रेशियो हैं उनके फार्मूलों पे नजर ना पड़े, सिर्फ नाम वाला जरूर देखें। नाम अभी जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है, नाम तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। फार्मूले कैसे? जो नंबर 5 है वो तो इससे उलट होना है, तो इसी 4 को देखे उलट बोलना। एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 365। अब आपने 4 पे रहना। डेटर टर्नओवर अगर होगा तो डेटर्स का लिंक सेल्स के साथ होता है और सेल भी क्रेडिट वाली होती है। तो आए जरा बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 6 फॉर्मूला क्या हो सकता है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरी डे डेटर्स, ये हो जाएगा टर्नओवर। अगर हम यहां पहुंच जाएंगे तो 7 उलट करके बना लें, एवरी डे डेटर्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल इनटू 365। बाय डिफॉल्ट 365 इन में रखना, मंथ्स में वीक्स में अगर वर्किंग करनी पड़ेगी तो वो कोई साइंस नहीं। इसी को 4 को दोबारा देखें। अगर बात होगी क्रेडिटर्स की तो क्रेडिटर्स का ताल्लुक फिर क्रेडिट परचेज से, तो रादर देन कॉस्ट ऑफ सेल नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स, और जब डेज में बनाएंगे तो इसी को उलट किया जा सकता है। ठीक है, रीजनेबली क्लियर हो जाएगा। फाइनली आ जाए रेशियो नंबर 10 पे। 9 के नीचे एक नोट लिखा हुआ है जो क्वेश्चंस में जाएंगे फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रेशियो नंबर 10 के बहुत से नाम लिखे हैं, मैं पहले तो जरा सिर्फ नाम पढ़ना था। बिजनेस, ऑपरेटिंग, कैश, वर्किंग कैपिटल, साइकिल। ये एंड में एक वर्ड साइकिल है जो सबके साथ है, मसलन बिजनेस साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल। पहले जरा इसका हमने एक कॉन्सेप्ट समझना है। फॉर्मूला जो आगे लिखा हुआ है एज इट इज जरा अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। आप लोग इस तरह करें, पेज नंबर 187 पे एक मिनट आए। ये ऐसे सब करेंगे यार, करते हैं। पेज नंबर 187 के एंड में आपको एक एग्जांपल हेडिंग नजर आएगी, पॉइंट 1 और 2 के ऊपर दरमियान से नीचे बिजनेस साइकिल के नाम से मिल गई। बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन होगी ये सर आगे। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं। असल काम हमारा यही है कि फिगर्स सामने हो और हम इन फिगर्स की बेस पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो बिजनेस साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए आप जरा काइंडली वापस जरा एक उस पेज पे भी जरा उंगली रखना साथ,
पेज नंबर 184 पे आना जाना रहना जरा। फार्मूला नंबर 5, 7 और 9 इनकी इंटरप्रिटेशन ज़हन में रखना है। इन्वेंट्री डेज क्या बताते हैं? परचेज से सेल के दिन, परचेज टू सेल, ये सही भाई ने वर्ड बोला, शॉर्ट वर्ड्स, परचेज टू सेल। नंबर 7 में जाए, सेल टू रिसीव, और इसी तरह ट्राई करें 9, परचेज टू पेमेंट। लेकिन आई होप इन शॉर्ट वर्ड समझ आ जाएगा। सेल से परचेज, नंबर 5 परचेज से सेल तक, नंबर 7 सेल से रिसीव तक, और नंबर 9 परचेज से पेमेंट। इन वर्ड्स का ज़हन में रख के वापस पेज नंबर 187। दो छोटे छोटे सिनेरियो बने हुए। नंबर 1, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड ऑन। कौन से दो काम इकट्ठे ही हो गए? डेट्स लिखी हुई, किस डेट पे ही काम हुआ? गौर से लाइन दोबारा पढ़ें और बताएं क्रेडिटर डेज कितने हैं। गुड्स परचेज ऑन एंड गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड ऑन। क्या जिस दिन चीजें आई उसी दिन पेमेंट होगी? क्रेडिटर डे 0। बाय परचेज के पैसे दी, कैश परचेज लग रही। उसी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट लाइन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन 31 जनवरी। खरीदे कब थे? चीजें खरीदी कब थी? 1 जनवरी खरीदी थी। बेची किस दिन है? व्हाट आर इन्वेंट्री डेज? इन्वेंट्री डेज कहते किसे हैं? परचेज से लेके सेल तक 31 दिन लगे हैं। 31 इन्वेंट्री डेज है। इन्वेंट्री डेज कब से कब तक, कब से कब तक? परचेज से सेल, पेमेंट से सेल नहीं, परचेज टू सेल। परचेज कब किया था? 1 जनवरी। सेल कब हुई है? आगे बढ़े, नेक्स्ट लाइन, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑन 15 फरवरी। सेल कब हुई थी? पैसे कब रिसीव हुए हैं? रेशो नंबर 7 की इंटरप्रिटेशन दोबारा जाके जल्दी से पढ़ के वापस आए, मुसलसल पढ़ी जाए, याद करना। सेल हुई, वापस आ जाए 31 को। रिसीव कब हुई है? 15 को। अप्रोक्सीमेटली कितने दिन? 15 16 कर लें। 31 से अगर गिनेंगे तो 15 16 दिन अप्रोक्सीमेटली। फर्स्ट चीजें खरीदी कब थी? फर्स्ट को। बेची कब है? 30 गिने 31 गिने? 31 गिने, सीधा सीधा जो नजर आ रहा है। अब चीजें बेची कब है? बेची कब है? बेची कब है? बेची कब है? फर्ज करें बेची है 1 फरवरी को, पैसे मिले हैं 15 फरवरी को। कितने दिन बाद मिले? 15। 31 को बेचे हैं, चीजें 31 को बेची हैं, पैसे 15 पे मिले हैं, तो तकरीबन 16 दिन हो गए बेचने से पैसे मिलने तक। इस बहस को छोड़ दे एक सेकंड, वापस जाए पेज 184 पे, और जो लास्ट रेशो नजर आई थी, बल्कि सॉरी ये पेज नंबर 185 के स्टार्ट पे इसकी इंटरप्रिटेशन पहले पढ़ा। फॉर्मूला छोड़ दें। ये बिजनेस साइकिल में हम कर क्या रहे हैं? पेज नंबर 185 की फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन, बेटा प्लीज डिस्टर्बेंस प्लीज जीरो। टाइम पीरियड बिटवीन पेमेंट ऑफ कैश टू क्रेडिटर्स एंड रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स। किसको पैसे देने से लेके किससे पैसे मिलने तक के दिन बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल है। सप्लायर्स को परचेजेस के अगेंस्ट पैसे देने से लेके कस्टमर से सेल के अगेंस्ट पैसे मिलने तक के जो दिन है, इसे बिजनेस साइकिल कहते हैं। दोबारा जरा ये साइकिल जो वर्ड है इसे जरा समझ लीजिएगा। देखिए, अगर आप चीजें खरीद रहे हैं तो क्या पैसों का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? चीजें आ जाएंगी, कैश जाएगा। कैश गया, किस चीज में कैश गया? परचेज करने में, सप्लायर्स की पेमेंट करने में कैश चला गया। अब कस्टमर से फिर कैश इनफ्लो होगा, तो पहले पैसे गए, बाद में पैसे आए, तो ये एक सॉर्ट ऑफ साइकिल कंप्लीट होगी, पैसों की साइकिल कंप्लीट होगी। फिर दोबारा अगर हमने चीजें खरीदनी है, फिर आउटफ्लो होगा, फिर दोबारा उन पैसों का इनफ्लो कब होगा? तो एक कैश की एक साइकिल सॉर्ट ऑफ। तो इस कैश टू कैश, कैश के देने से लेके कैश के मिलने तक फाइनली कितने दिन लग रहे हैं?
उसके ये उसकी इंटरप्रिटेशन है बिजनेस साइकिल, कैश साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। दोबारा अगर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द टाइम बिटवीन पेमेंट ऑफ कैश टू सप्लायर्स एंड रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर्स। शॉर्ट वर्ड्स कर लेते हैं अपने वर्ड जरा। पैसे देने से लेके, सप्लायर्स को पेमेंट करने से लेके कस्टमर से पैसे मिलने तक के जो दिन हैं उन्हें हम बिजनेस साइकिल बोल रहे हैं। फॉर्मूले पे जाने से पहले वापस 187 पे है। ये जो पहली 3 लाइंस हमने पढ़ी हैं जिसमें डेट्स नजर आई हैं, बस इन्हीं 3 लाइनों में आपने रहना है। आगे जो लिखा हुआ मैं खुद बताऊंगा क्या लिखा हुआ। आपने ये जो इंटरप्रिटेशन पढ़ी है पेज नंबर 185 पे रिगार्डिंग बिजनेस साइकिल, वो वर्ड जरा ज़हन में रख के ये बताने हैं कि सप्लायर्स को पेमेंट किस दिन हुई है और अल्टीमेटली कस्टमर से पैसे कब आए। हमने 1 जनवरी को पेमेंट कर दी थी और फाइनली हमें पैसे मिले हैं 15 फरवरी को, तो 46 अप्रोक्सीमेटली हो गए जनवरी में 31 दिन। 31 दिन जनवरी के और तकरीबन 15 दिन फरवरी के मिला के हो जाएंगे 46 डेज। तो ये 46 डेज की बिजनेस साइकिल है। किस दिन से लेके किस दिन तक की ये साइकिल है। ठीक है ठीक है ठीक है। पैसे देने से लेके, सप्लायर को पैसे देने से लेके कस्टमर से पैसे मिलने तक की जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है बीच में, पेमेंट टू सप्लायर से लेके कैश फ्रॉम कस्टमर तक, उस टाइम पीरियड को बिजनेस साइकिल बोला जा रहा है। पहले तो ये वर्ड्स क्लियर हो गए। और अकॉर्डिंग टू दीज डेट्स यहाँ 46 डेज की बिजनेस साइकिल। इन अदर वर्ड्स इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आपके तो देखिए आउटफ्लो ऑफ कैश हो चुका है 1 जनवरी को बेस्ड ऑन दीज डेट्स। अब हमारे वो पैसे जो 1 जनवरी को गए थे फाइनली विद प्रॉफिट हमें रिकवर हुए जाके 15 फरवरी को। तो 46 डेज में हमारे पास अपने पैसे नहीं थे। हम अपने पैसे कहाँ लगा चुके थे? परचेजेस में। हमारे वो पैसे हमें रिकवर कब होंगे? जब कस्टमर्स को सेल होने के बाद हमें रिसीट होंगी। तो 46 डेज में हमारे पास अपने खर्चों के पैसे कहां से अवेलेबल होंगे? जनवरी का महीना एंड होगा, एम्प्लॉइज की सैलरी ड्यू हो जाएगी, सर बिजली का बिल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री प्रेमिसेस रेंट पे है तो मंथली रेंट ही हो जाएगा। हम पैसे कहां से देंगे? हमें फिर उधार लेने पड़ेंगे। क्या ये बिजनेस साइकिल लंबे अरसे की होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए? उसका क्या एडवांटेज है? ताकि हम अपने खर्चे अपने पैसों में से ही बाकी भी कर सकें। हमने तो सिर्फ कौन सा खर्चा किया इनिशियली? परचेज तो करनी है हमने, गुड्स खरीद तो नहीं है, लेकिन गुड्स खरीदने के अलावा भी तो हमारे एक्सपेंसेस होंगे। समझ आते हैं कौन सा एक्सपेंसेस? सैलरीज देनी है, रेंट देना है, यूटिलिटीज देनी है, अपने और बिजनेस के एक्सपेंसेस करने हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। उसके लिए फिर अगर हमारे पास अपने पैसे नहीं होंगे हमें मजबूरन लोन्स की तरफ जाना पड़ेगा। लोन्स की वजह से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉस्टिंग पर हो जाएगी। तो क्या ये बिजनेस साइकिल ज्यादा अरसे की होनी चाहिए या शॉर्ट टाइम की होनी चाहिए? कम से कम टाइम की होनी चाहिए ताकि जल्दी पैसे रिकवर हो और हम अपने एक्सपेंसेस उन्हीं पैसों से मीट कर सकें जो हमारे अपने हैं। क्या चीज अवॉइड हो जाए? क्या चीज अवॉइड हो जाए? हमें फाइनेंसेस ना लेने पड़े, लोन्स ना लेने पड़े। ठीक है। तो अगर तो बेटा डेट्स हमारे पास हो, डेट्स हमारे पास हो कि किस डेट पे कौन सा इवेंट हुआ है, तो हम उन्हीं डेट्स को देख के अपनी बिजनेस साइकिल के दिन काउंट कर सकते हैं। अपनी बिजनेस साइकिल के दिन काउंट कर सकते हैं। मैंने 1 से लेके 15 को क्यों कंसिडर किया बीच में? पेमेंट से लेके रिसीट तक अगर डेट्स अवेलेबल हो तो हम इन डेट्स की बेस पे ये डिसीजन ले सकते हैं। एक ऑल्टरनेट वे देखें जरा, इन्हीं 3 लाइंस के नीचे जो आपके पास एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ, अपनी इसी एग्जांपल पर रहिएगा। इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड देखें जरा, एक काउंट हुआ हुआ उधर ही है, पेज पढ़नी नहीं, पेज 187 पे। ये तो 3 लाइनें पढ़ी हमने 15 फरवरी तक, उससे आगे पढ़ रहा हूं मैं। इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड कितने दिनों का? 31। इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड कब से कब तक का होता है? परचेज से सेल। कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज। सर सर तकरीबन वहां पहुंच गए जहां से वापस आना जरूरी है। परचेज से सेल तक कितने दिन लगे थे? ये ऊपर वाले डेटा से 31 आ रहा है। डेट्स बोल दें कब से कब तक?
जनवरी से लेके 31 जनवरी तक 31 डेज इन्वेंट्री डेज है। डेटा डेज बताएं कब से कब तक है? 31 से लेके 15 तक 16 दिन डेटर्स के पास, 16 दिन बनते हैं या 15 दिन बनते हैं अप्रोक्सीमेटली। वैसे कितने बनाने चाहिए? अगर 31 बना दिए इन्वेंट्री के तो 15-16 पे बहस रहने दे, तकरीबन 45-40 दिन बनते। क्रेडिटर डेज बताएं, क्रेडिटर डेज क्या है? कब से कब तक? परचेज से पेमेंट तक कोई दिन हमने नहीं लिखा। तो अगर बेटा फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाली डेट्स ना हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ऊपर वाली डेट्स ना हो तो क्या इवन देन हम इन्वेंट्री पीरियड, डेटर्स पीरियड और क्रेडिटर्स पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं? वापस है पेज 184 पे। फार्मूला नंबर 5 देखें। क्या है फार्मूला नंबर 5? एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 365 करके क्या अगर डेट्स भी हो तो इवन देन हम इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड निकाल सकते हैं। फार्मूला नंबर 7 देखें। डेट्स ना भी हो तो क्या हम डेटर टर्नओवर पीरियड निकाल सकते हैं? बोलना है, देख के फार्मूला बोलना है। एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल इनटू 365। क्या उन फार्मूलाज में हमें डेट्स चाहिए या डेटा चाहिए? तो अगर डेट्स ना भी हो तो इवन देन हम डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और क्रेडिटर डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और वापस 187 पेज पे है। डेट्स ना भी हो तो हम इन्हीं इन्वेंट्री डेज, डेटर डेज और क्रेडिटर डेज वाली जो फिगर्स हैं उनको यूज करके भी बिजनेस साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट 3 लाइन में वापस चले जाएं। अगर डेट्स हो तो क्या हम डेट से ही डिसीजन ले सकते हैं कि व्हाट आर बिजनेस साइकिल डेज? 5 से लेके 15 तक डेज गिन लें, बिजनेस साइकिल आ जाएगी। लेकिन अगर डेट्स ना भी हो तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर अपने फार्मूला से वर्किंग कर लेंगे और उनकी बेस पे भी बिजनेस साइकिल कैसे आ जाती है अपना आंसर देखें जरा। व्हाट आर इन्वेंट्री डेज इन दिस स्टोरी? 31। यकीनन इस वक्त ये तो 31 है, ये बेस्ड ऑन दीज डेट्स आ रहा है। लेकिन अगर डेट्स ना भी हो तो इन्वेंट्री डेज आ जाते हैं, फार्मूले से आ जाते हैं, डेटर डेज आ जाते हैं और क्रेडिटर डेज वैसे ही 0 है। तो 46 डेज हम इवन देन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास डेट्स ना भी हो और बस फार्मूले से हम इन्वेंट्री डेज और डेटर डेज कैलकुलेट कर लें। उन्हें प्लस कर देंगे, उन्हें माइनस कर देंगे। किस किस को अगर प्लस कर दें, फिलहाल किस किस को अगर प्लस कर दें तो बिजनेस साइकिल कैलकुलेट हो जाएगी। 31 प्लस 15 अगर कर देंगे तो हमारे पास 46 डेज बिजनेस साइकिल कैलकुलेट हो जाएगी। ऑब्वियसली अभी क्रेडिटर्स है नहीं, जब क्रेडिटर्स होंगे तो इंशाल्लाह आपसे ओपिनियन ले लूंगा कि क्या क्रेडिटर डेज भी बीच में प्लस होने चाहिए, माइनस होने चाहिए। इन्वेंट्री एसेट है सर जी, एसेट है सर, डेटर भी एसेट है, इन दोनों के प्लस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिलहाल क्रेडिटर्स है ही नहीं तो उसकी बेस, एक सेकंड रहने दें, अगर क्रेडिटर्स नहीं है तो मैंने किस किस का प्लस करके क्या फाइंड आउट कर लिया? इन्वेंट्री डेज और डेटर डेज को प्लस करके मैंने बिजनेस साइकिल के 46 डेज प्लस करके फाइंड आउट कर लिए। जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्लीज मैं रिपीट करने लगा हूँ। फिलहाल यकीनन ये सारी वर्किंग मैं हमने डेट्स के एंगल से की हुई है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि डेट्स अवेलेबल हो तो बिजनेस साइकिल को डेट्स के साथ देख लेना चाहिए और किसी और वर्किंग को करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट से लेके 15 तक डेट देख लें, पेमेंट से लेके रिसीट तक, और 46 डेज काउंट हो रहे हैं, किसी और वर्किंग की जरूरत नहीं है। देन अगली बात मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ कि अगर ये डेट्स ना भी हो तो हमने अभी पेज नंबर 184 पे विदाउट डेट्स फॉर्मूले पढ़े हैं, इन्वेंट्री के, डेटर डेज के और क्रेडिटर डेज की भी। तो उन्हीं फॉर्मूलाज को भी अगर हम यूज करेंगे तो आपके सामने बिजनेस साइकिल के डेज कैलकुलेट हो सकते हैं। अगर क्या ना भी हो तो आप जरा कंक्लूड करने का, अगर डेट्स हो तो क्या करना चाहिए? पेमेंट डेट से लेकर रिसीट डेट तक जो टाइम पीरियड बनता है उसे गिन लें। लेकिन अगर डेट्स ना हो तो फिर बिजनेस साइकिल को कैसे कैलकुलेट कर लें? इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट कर लें, डेटा डेज कैलकुलेट कर लें, उन्हें प्लस कर लें। और एक सेकंड, अभी क्रेडिटर्स की बात हुई नहीं है, वो नेक्स्ट एग्जांपल में कर लेंगे, फिर उसको सोच लेंगे। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूँ 31 डेज और 15 डेज फार्मूले की बेस पे अगर हम कैलकुलेट कर लें
तो उनको प्लस करके 46 डेज बिजनेस साइकिल काउंट हो जाएगी। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? आई रिक्वेस्ट के रिपीट कर दें, क्या करना है? डेट्स हो तो डेट्स के बेस पे डिसीजन लें, ना हो तो पेज नंबर 184 का फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 7 और फार्मूला नंबर 9 हमें हेल्प कर दें। लेकिन बात को जरा पूरा करने के लिए मेरी फर्स्ट एग्जांपल में क्रेडिटर्स की बात नहीं हुई, जरा इसी पेज नंबर 187 के एंड पे एक एग्जांपल नंबर 2 को बेस बना के बात फाइनल करना। पहले जरा डेट्स है और उन्हीं डेट से एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। गुड्स परचेज ऑन, अब यहाँ पे हम जो कोशिश करेंगे उसका मकसद ये होगा कि फाइनल हो जाए जरा सब कुछ। पेज नंबर 187 पे हमने पेज नंबर 187 के एंड पे सेकंड एग्जांपल, गुड्स परचेज ऑन है 1 जनवरी, पेमेंट फॉर गुड्स ऑन 28 जनवरी। एक मिनट ठहर जाए, अपना बना लें, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन 31 जनवरी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑन 15 फरवरी। आगे ना जाएं, इन्हीं 4 लाइंस में रहें, पेज नंबर 185 पे जाएं, प्लीज जरूर जाएं, इंटरप्रिटेशन वाली लाइन ज़हन में रख के वापस आए, बोल दे देख के। इंटरप्रिटेशन 185, पेमेंट टू सप्लायर से लेके रसीद फ्रॉम कस्टमर तक का टाइम पीरियड बिजनेस साइकिल कहलाता है। वापस आके अप्लाई करवाएं, पेमेंट किस दिन हुई है सप्लायर को? 1 को हुई है, 20 को हुई है। अब 20 से गिनना है बिजनेस साइकिल के लिए, 20 से कहां तक गिनूं? डेट 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 कहां से कहां तक जाऊं? पेमेंट टू रिसीव जनवरी में 31 दिन है, अप्रोक्सीमेटली कितने दिन बनते हैं? 11 जमा 15, 26 दिनों की हमारी बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल कहां से कहां तक के दिनों का नाम है? पेमेंट टू सप्लायर से लेके रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स तक 26 दिन लगे हैं। यहां तक ठीक है सर? अब अगर वंस अगेन डेट्स अवेलेबल हैं तो 26 डेज की हमारी बिजनेस साइकिल है, लेकिन अगर डेट्स ना भी हो तो इवन देन हो जाएगा, लेकिन पहले डेट के एंगल से जरा वो तीनों जो पीरियड्स हैं वो जरा डिफाइन करना होगा। यहाँ से आप डाटा देख के बताएं मुझे कि इन्वेंट्री टर्नओवर के कितने दिन नजर आ रहे हैं? एक सही कंसंट्रेशन प्लीज। इन्वेंट्री टर्नओवर के दिन कहां से कहां तक होते हैं? परचेज से सेल तक। परचेज डेट बोलेंगे 1 जनवरी, सेल किस दिन हुई है? 20 जनवरी। 20 को क्या हुआ? इन्वेंट्री डेज होते हैं परचेज से लेके सेल तक, तो 31 डेज है। एग्रीड है? 1 से 31। डेटर डेज बताएं कब से कब तक होते हैं? सेल से रिसीट तक अप्रोक्सीमेटली 31, 15 दिन तकरीबन। ठीक है सर? फाइनली आ जाए, क्रेडिटर डेज कब से कब तक का टाइम पीरियड है? परचेज से लेके पेमेंट तक कितने दिन लगे हैं? 20 डेज। बिजनेस साइकिल कितने दिनों की है? बिजनेस साइकिल कब से कब तक के दिन होते हैं? पेमेंट टू सप्लायर से लेके रिसीव फ्रॉम कस्टमर तक के 26 दिन। तो अगर इसे ऑल्टरनेटिवली बाय यूजिंग अ फॉर्मूला करना हो तो इन्वेंट्री डेज कितने हैं? 31। डेटर डेज कितने हैं? दोनों एसेट्स हैं, प्लस हो गया, टोटल कितना हो गया? 46 हो गया यहाँ तक। लेकिन क्रेडिटर्स क्योंकि लायबिलिटी के एंगल से है तो 20 प्लस हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे? माइनस होके क्या वही आंसर बन जाएगा? अब क्या डेट्स अगर ना भी हो तो बॉक्स वाली तीनों फिगर सॉल्व हो जाती हैं। वापस आए पेज 184 पे, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड का फार्मूला देख के बोले कैसे हो जाता है? बोली जाए बोली जाए बोली जाए। डेटा टर्नओवर एवरी डेटा डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल इनटू 365 और आंखें बंद कर क्रेडिट टर्नओवर पीरियड का बोलने की कोशिश करें फार्मूला। तो अगर डेटर्स और इन्वेंट्री है एज एन एसेट तो प्लस कर लेंगे, और क्रेडिटर्स अगर डेज बीच में आए तो उसे माइनस अगर आप कर देंगे तो क्या बिजनेस साइकिल के वही डेज काउंट हो जाएंगे तो डेट्स के साथ काउंट होते हैं। वंस अगेन अगर डेट्स हो तो डेट से डिसीजन ले लेंगे, डेट्स ना हो तो फाइनल बिजनेस साइकिल का फार्मूला क्या डेवलप हो गया है?
पेज नंबर 184 पे जाएं और लास्ट लाइन में बिजनेस साइकिल का फॉर्मूला फाइनल कर दें। किस किस का प्लस करके किसका माइनस कर देंगे। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं। डेट्स अगर हो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, पेमेंट से लेके रसीद तक की डेट्स गिन लेंगे, बीच में जितने दिन बनते हैं उसे काउंट कर लेंगे, कोई फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमारे पास डेट्स नहीं है तो हम फिर बिजनेस साइकिल काउंट करने के लिए 3 फार्मूलाज की वर्किंग करेंगे। पेज नंबर 184 है, किताब फिर खुल गई है, खुली तो हुई है लेकिन जहनी तौर पे बंद हो रही है, तो दोबारा खुल गई है, नजर आना शुरू हो गई है। हम इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट करेंगे, हम प्लस डेटेड डेज कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय क्रेडिटेड डेज कर। अगर किताब बंद हो गई तो ये मल्टीप्लाई भी हो जाना है, हम सिंपली माइनस करेंगे। इंशाल्लाह क्या हमारे सामने आ जाएगा, बिजनेस साइकिल हमारे सामने आ जाएगी। डेट्स ना भी हो तो इंशाल्लाह ये वर्किंग हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे है और नेक्स्ट पेज पे अगर आप बिजनेस साइकिल का फॉर्मूला बोल दें, कैसे बोल दें, कैसे बोल दें जी। सब लोग ओके प्लीज, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ली, बेटा डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें कर ली प्लीज। पढ़ने वाले लोग हैं, अब क्या हो गया। जैसे जी ये जो रेशियो नंबर 10 की इंटरप्रिटेशन थी पेज नंबर 185 के स्टार्ट पे, इसके नीचे एक बस नोट पढ़ लें, बाकी फिर इंशाल्लाह आपसे पूछता हूँ कि टाइम है ही नहीं। इफ आंसर इज टू बी टेकन इन वीक्स then instead of 365 take 52. if answer is to be taken in months then फिर 365 की जगह जहां जहां 365 आया है वहां वहां हम 12 कर देंगे अगर मंथ्स में आंसर आना है, और जहां जहां 365 आया है अगर वीक्स में आंसर चाहिए हुआ तो वहां 52 हो जाएगा। ठीक है सर, डन है सर। घर के लिए काइंडली डेफिनेटली अभी रेशियोज का तो कुछ नहीं है, एक आध दिन अभी और हमें फार्मूलाज में लगना, तो घर के लिए आज क्या होना चाहिए, नहीं मैं जरा डिसाइड कर लूँ, आपके लेवल की बात तो जरा सोच लूँ। पेज नंबर 269 पे एक मिनट, ये दो बेटा क्वेश्चन जरा रिवाइज करें विद रिस्पेक्ट टू IS 8, पेज नंबर 269 पे और पेज नंबर 271 पे। IS 8 पेज नंबर 269 271। अब जब मैं रिवाइज करने कहता हूँ डजंट मीन्स कि आप इसे दोबारा सॉल्व करें, लेकिन रिवाइज डेफिनेटली मीन्स कि आप सारी फिगर्स को सही तरह से दोबारा अपने सामने लेके आए, ढूंढने कहाँ से क्यों आई, कैसे वर्किंग हुई है। तो 2 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, घंटा जरूर लगाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। अल्लाह हाफिज या फिर